बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने एंटिटी फ्रेमवर्क कोड फर्स्ट अप्रोच का एक डेमो देखा था। आज इसी के साथ हम करेक्ट का ऑपरेशन कहते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन को देखेंगे। ये हमने डेटाबेस क्रिएट किया था और हमारा डेटाबेस जो है सक्सेसफुली क्रिएट हो गया था। अगर डेटाबेस क्रिएट नहीं होता तो इसमें हमने जो मॉडल्स बनाए होते हैं उनमें कोई ना कोई इशू होता है, कोई प्रॉब्लम होता है, तो उसको वेरीफाई करने की ज़रूरत होती है। जो भी आपने मॉडल बनाए, उनके रिलेशन बनाए, वो आपको एरर मैसेज बता देता है। फॉर एग्जांपल कोई एक एरर मैं क्रिएट करके देखता हूँ। जैसे ये ब्लॉग्स है और अभी हमने माइग्रेशन को भी नहीं पढ़ा, तो पहले हम माइग्रेशन को पढ़ेंगे। बहरहाल ब्लॉग की जगह यहाँ मैं स्ट्रिंग लिख देता हूँ। यूज़र की आईडी को मैंने स्ट्रिंग में दे दिया और यहाँ पे डेटाबेस का नाम जो है सेटिंग में जाके मैं यहाँ पे db2 के नाम से बना लेता हूँ। एक नया डेटाबेस बनना चाहिए। इसको रन करता हूँ। अब देखें जहाँ पे फॉरेन की हमने लगाई यूज़र आईडी, वो इंटीजर में होनी चाहिए थी, हमने उसको स्ट्रिंग में रख दिया। सिर्फ ये देखने के लिए कि हमें एरर किस तरह आएगा और हम कैसे ट्रेस करेंगे कि क्या एरर है। अभी आप अगर देखें तो ये आपको बता रहा है कि इनवैलिड एक्सेप्शन है। रिलेशनशिप फ्रॉम ब्लॉग राइटर। ब्लॉग के अंदर राइटर के नाम से एक प्रॉपर्टी है जिसका रिलेशनशिप बना हुआ है ऐप यूज़र में ब्लॉग्स, यानी कि दो चीज़ें बताई गई हैं। यहाँ नेविगेशन प्रॉपर्टी बताई गई है और यहाँ पे जैसे यहाँ पे अपने ऐप यूज़र के अंदर लिस्ट ऑफ ब्लॉग रखी हुई है, उसकी बात कर रहा है। और दूसरा ब्लॉग के अंदर हमने राइटर रखा हुआ है, ये उसकी बात कर रहा है। ठीक है, विद फॉरेन की। कहता है राइटर आईडी स्ट्रिंग कैन नॉट टारगेट द प्राइमरी की आईडी इंट। कहता है यहाँ पे इंटीजर थी आईडी और यहाँ पे आपने जो राइटर आईडी के नाम से रखा उसकी टाइप आपने स्ट्रिंग रख दी है। तो ये आपने गलती की है, इस वजह से ये इनवैलिड है, इनकम्पेटेबल है, तो ये प्रोसेस नहीं हो सकता। तो आप इसमें जाके इंट रख दें। ठीक है, तो इसी तरह कोई भी आप प्रॉब्लम करेंगे तो उसका वो आपको एरर बताएगा। एरर पढ़ के आपने समझना है कि क्या मसला हो सकता है। डेटाबेस वही पहले वाला कर देता हूँ। डेटाबेस हमारा ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। अब हम डेटाबेस में अगर कोई चीज़ें चेंज करते हैं तो माइग्रेशन को देखना पड़ेगा कि माइग्रेशन कैसे काम करती है। इस वक्त मैं मॉडल में कोई एक नई फील्ड डालता हूँ। मिसाल के तौर पे मेरे पास सबसे पहले कैटेगरी है। कैटेगरी में मैंने जो भी डाटा रखना था रखा हुआ है यहाँ पे, लेकिन इसमें मैं कोई एक एक्स्ट्रा चीज़ रखना चाहता हूँ, जो निकालना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक रख लेता हूँ फील्ड डेट टाइम के नाम से और क्रिएटेड ऑन, कि ये कैटेगरी डेटाबेस में इंसर्ट कब हुई थी, ये फील्ड रख लेता हूँ। अब मैं रन करूँगा तो रन हो जाएगा। लेकिन मेरे पास डेटाबेस में ये कॉलम नहीं आएगा। साथ साथ इसको सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो भी खोल लेता हूँ। ये ओपन हो गया इसका सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो अपना प्रोजेक्ट, और साथ इसको सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो भी ओपन हो रहा है। ये ओपन हो गया। अगर हम डेटाबेसेस में जाते हैं तो हमारे पास जो डेटाबेस है वो ये वाला डेटाबेस है। इसमें टेबल्स पे जाते हैं। टेबल में हमारे पास कैटेगरीज का टेबल है, उसमें कॉलम्स पे जाते हैं, कैटेगरी में कौन कौन से कॉलम है, तो आप यहाँ देख सकते हैं हमने जो नया कॉलम क्रिएट किया वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। एक्चुअली जब आप पहली दफ़ा बनाएंगे तो आपके पास सारा कुछ बन के आ जाएगा जो आपने उसमें बनाया होगा। नेक्स्ट अब जो भी चेंजिंग करेंगे वो हम माइग्रेशन से हैंडल करेंगे। माइग्रेशन क्या होती है? माइग्रेशन आपके डेटाबेस के जो से रिलेटेड जो आपने मॉडल्स जहाँ पे बना के रखे होते हैं उनमें कोई भी आप चेंज करते हैं और वो चेंज आप डेटाबेस में रिफ्लेक्ट करवाना चाहते हैं, तो उस वो जो प्रोसेस होगा जो आपके मॉडल्स में चेंजिंग को आपके डेटाबेस में चेंज करेगा, उसको हम माइग्रेशन कहते हैं। माइग्रेशन थ्रू कमांड लाइन होती है। यहाँ पे इसका अपना एक कंसोल दिया हुआ है, उस पर आप कमांड इंटर करेंगे तो आ जाएगा। ये देखें पैकेज मैनेजर कंसोल के नाम से है, पैकेज
मैनेजर कंसोल पैकेज के नाम से और भी है, तो आप अगर कंसोल के नाम से सर्च करें तो ये डायरेक्ट पहले नंबर पे आएगी। ये इसका कमांड लाइन है, यहाँ पे आप कमांड वगैरह लिख सकते हैं। सबसे पहले आपने कमांड लिखनी है ऐड माइग्रेशन, और उसके बाद माइग्रेशन फाइल का नाम देना है। मिसाल के तौर पे आपने कैटेगरी की चेंज की है तो आप यहाँ चेंजिंग इन कैटेगरी दे दें। नाम कोई भी दे सकते हैं, लेकिन नाम ऐसा दें कि कल को वो फाइल पड़ी हो तो आपको पता चल जाए कि आपने कैटेगरी में मतलब एक कॉलम ऐड किया था। इंटर का बटन प्रेस करें। ये एक माइग्रेशन फाइल बना देगा आपको, जिसमें वो डेटाबेस में जो भी कॉलम रखना है या निकालना है उसकी बात करेगा। इसमें आपके पास दो मेथड होते हैं। चूँकि हमने पहले जब डेटाबेस बनाया था तो हमने माइग्रेशन बनाए बगैर ही डेटाबेस बना लिया था, इस वजह से इसने सारे डेटाबेस की माइग्रेशन बना के दी है। तो पहले जो हमने डेटाबेस बनाया था उसको अगर हम डिलीट करते हैं, क्योंकि अभी इसमें कुछ भी नहीं है, डेटाबेस को हम डिलीट करते हैं। सपोज करें कि हमने अभी डेटाबेस बनाया ही नहीं है, हमने मॉडल बनाए। मॉडल बनाने के बाद हम यहाँ पे क्या सर्च में हमने पैकेज मैनेजर कंसोल लिखा। ये आपको यहाँ व्यू से भी मिल जाएगा, व्यू अदर विंडोज़, यहाँ पे होगा पैकेज मैनेजर कंसोल, और यहाँ से ये पैकेज मैनेजर कंसोल यहाँ से आप ओपन कर सकते हो, और यहाँ से आप सर्च भी कर सकते हैं, या यहाँ पे नीचे आ जाएगा। अब हमने मॉडल बनाए, मॉडल बनाने के बाद हमने माइग्रेशन की कमांड लिखी और उसने हमें माइग्रेशन बना दी। इसमें आप देख सकते हैं कि ये बता रहा है कि क्रिएट टेबल की कमांड एक लगाएगा, कैटेगरीज के नाम से टेबल बनाएगा जिसमें आईडी का एक कॉलम होगा, उसमें इंटीजर होगी आईडी की वैल्यू टाइप, और एसक्यूएल सर्वर की आइडेंटिटी यूज़ करेगा 1,1, मतलब 1 से स्टार्ट होगी और 1 1 का इंक्रीमेंट होगा आगे। इस तरह नेम है नॉलेबल है, अगर ना भी है तो कोई इशू नहीं है, रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन अभी हमने इन पे वैलिडेशन लगाई नहीं, वरना यहाँ पे रिक्वायर्ड भी लिखा हुआ आता। इसी तरह ये बाकी कॉलम्स भी जितने हैं ये आप पढ़ेंगे तो यूज़र फ्रेंडली है। इसमें बेसिकली दो मेथड्स होते हैं, एक होता है अप का और दूसरा होता है डाउन का। अप जो है वो डेटाबेस में चेंजिंग्स करता है, जो भी आप चेंजिंग करना चाहते हैं। अगर कोई इश्यू होता है तो इसी की रिवर्स एंट्री यहाँ पे होती है डाउन का, वो डाउन को चलाता है। तो जो भी उसने मतलब उसने 10 चेंजिंग्स करनी थी तो उसने 8 की, और बाकी दो में कोई इशू आ गया तो वो 8 की जो इस पे डन होगी है वो भी यहाँ पे रिवर्स कर देगा, कि आप जो प्रॉब्लम है पहले वो सॉल्व करें फिर चलेगा। मतलब आपका पूरा मेथड चलेगा प्रॉपरली, कोई एक्सेप्शन नहीं आएगी तो ठीक है, एक्सेप्शन आएगी तो डाउन वाला मेथड जो आपने चेंजिंग की होगी उसको रिवर्स कर देगा। हमारे पास माइग्रेशन फाइल बन गई, उसके बाद हमने कमांड लगानी होती है अपडेट डेटाबेस। ये डेटाबेस अपडेट कर देता है। डैश वर्बस के नाम से हम एक कमांड लगाते हैं तो वो हमें यहाँ पे इस विंडो पे भी हमें बता रहा होता है कि वो मतलब कैसे काम कर रहा है, क्या क्या चीज़ बना रहा है या रिमूव कर रहा है। एंटर करें तो ये देखें आपको ये बता रहा है कि ये पूरा एक दफ़ा चल जाए, फिर हम इसको देखते हैं। देखिए ओपन कनेक्शन तो डेटाबेस, डेटाबेस का कनेक्शन ओपन कर रहा है। अब ये देखें इसने सारे वो टेबल और हर चीज़ बनानी शुरू कर दी है। ये इसने टेबल बना ली है। अब अगर आप देखें यहाँ पे, यहाँ से इसने स्टार्ट किया था तो ये एसक्यूएल के जो कमांड्स लगा रहा था वो आपको यहाँ पे उनका शो कर रहा है। ठीक है, क्रिएट डीबी कमांड फॉर एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी, क्रिएट डीबी कमांड एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी। ये देखिए एग्जीक्यूटिंग डीबी कमांड, क्रिएट टेबल यूजर्स आईडी होगी। ठीक है, ये सारी इसने कमांड चलाई, एक टेबल बन गया, फिर दूसरी ये 1 मिली सेकेंड में पूरी होगी कमांड। फिर उसने दूसरी कमांड चलाई, ये 0 मिली सेकेंड में पूरी हुई। फिर वो तीसरा टेबल बनाया, ये 2 मिली सेकेंड में हुआ। तो ये मतलब यहाँ पे सारी चीज़ें इसने दी। अब अगर हम जाके यहाँ पे डेटाबेस में रिफ़्रेश करते हैं तो हमारे पास ये देखें डेटाबेस आ चुका है, और इसमें टेबल जो हमने रखा था कैटेगरी में, सॉरी कॉलम रखा था क्रिएटेड ऑन, ये भी आ चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि नहीं क्रिएटेड ऑन की मुझे ज़रूरत नहीं है,
मैं ये क्रिएटर को यहाँ से निकाल देता हूँ। और इसको जब मैं चलाऊंगा तो ये डेटाबेस से तो नहीं निकलेगा, डेटाबेस से तो मुझे खुद निकालना पड़ेगा इसको। डेटाबेस से निकालने के लिए कोई भी मॉडल में आप ऐसी चेंजिंग करते हैं जो डेटाबेस में आपको रिक्वायर्ड होती है। ज़ाहिर है इसमें जो भी चेंज करेंगे वो डेटाबेस में तो रिक्वायर्ड होगी। अगर आप चेंज करते हैं और मतलब माइग्रेशन नहीं चलाते, वो डेटाबेस में अपडेट नहीं करती, और आइंदा कोई नई चीज़ ऐड करेंगे और माइग्रेशन चलानी पड़ती है, तो पुरानी भी जितनी चीज़ें रखी होंगी वो सारी भी डेटाबेस में अपडेट होंगी। इस वजह से मॉडल में कोई भी चेंजिंग करें, जो डीबी सेट्स के अंदर आपने मॉडल ऐड की हुई हैं, एफ डी बी कॉन्टेक्स्ट में अगर आप जाते हैं तो ये जो आपने लिस्ट रखी हुई है, डीबी सेट्स की लिस्ट रखी हुई है, इनमें जितने भी मॉडल हैं इनमें किसी एक मॉडल में भी आप चेंज करें तो आपको माइग्रेशन दोबारा चलानी होगी। यहाँ पे आप आएंगे, ये बटन दबाएं तो ये क्लियर कर देगा इसको। यहाँ पे फिर आपको लिखना होगा ऐड माइग्रेशंस, ऐड डैश माइग्रेशन, और आगे आप माइग्रेशन का नाम लिखेंगे क्या करना चाह रहे हैं। अब आपने कैटेगरी से एक कॉलम निकाला है तो रिमूव, रिमूवल ऑफ, रिमूवल कॉलम फ्रॉम कैटेगरी, नाम कोई भी दे दें। मैं तो इसको M001 002 इस तरह दे देता हूँ, और देखना होता है कि इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, तो वो फाइल को ओपन करे तो पता चल जाता है। लेकिन आप नाम प्रॉपर दे दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये इसने बना दिया। ये देखिए ये माइग्रेशन का फोल्डर बना हुआ है, उसके अंदर ना ये बाई टाइम जैसे जैसे आपने माइग्रेशन चलाई ना, ये पहले आपने चेंजिंग इन कैटेगरी किया, फिर रिमूवल कॉलम, इसके नीचे सारी फाइलें ऐड होती जाएंगी। इसको ओपन करें तो अभी ये देखें कि आपका मेथड क्या करेगा। माइग्रेशन बिल्डर ड्रॉप कॉलम, कॉलम को ड्रॉप करेगा, कौन सा कॉलम, क्रिएटेड ऑन को, और किस टेबल से रिमूव करेगा, कैटेगरीज वाले टेबल से रिमूव करेगा। और अगर ये कमांड चलने में कोई इशू आ जाता है, रिमूव हो जाता है, कोई प्रॉब्लम आ जाता है, तो फिर ये दोबारा जो है ना माइग्रेशन बिल्डर में ऐड कॉलम करेगा, डाउन वाला मेथड क्रिएटेड ऑन कैटेगरीज में करेगा। इसकी टाइप डेटा ट्रू है, नलेबल नहीं है, और डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे रहा है कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू ये होगी। अब इसको मैं दोबारा रन करता हूँ, अपडेट डेटाबेस। ये डन हो गया। इसलिए मुझे डेटाबेस में वो वाला कॉलम जो मुझे रिक्वायर्ड नहीं था, ये वाला क्रिएटेड ऑन, इसको अगर मैं रिफ़्रेश करूँ तो ये देखें यहाँ से कॉलम रिमूव हो चुका है। तो माइग्रेशन का यही कंसेप्ट है कि आपने माइग्रेशन एक दफ़ा चलानी है, उसके बाद डेटाबेस बनेगा, और फिर हर दफ़ा जब भी आप कुछ चेंज करते हैं आप माइग्रेशन दोबारा चलाएंगे। इन माइग्रेशन फ़ाइलों को आपने डिलीट नहीं करना। हाँ, अगर आपके पास एक ही डेटाबेस है तो आप किसी भी वक्त इन माइग्रेशन फ़ाइलों को डिलीट करके दोबारा माइग्रेशन चला के नया डेटाबेस बना सकते हैं। लेकिन जब प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में जाते हैं तो आपने ये डेटाबेस से ये अपना, आपने ये माइग्रेशन की फ़ाइलों को डिलीट नहीं करना, ये आपके काम आएंगी। और इनका अगर हम रिकॉर्ड देखना चाहें तो यहाँ पे आप देखें, एक इसने ना अंडरस्कोर अंडरस्कोर EF माइग्रेशन हिस्ट्री के नाम से भी टेबल बनाया है। मैं इस पे राइट क्लिक करता हूँ और कहता हूँ सिलेक्ट टॉप 1000 रोज। तो इस पे देखें इसने मुझे ये दिया हुआ है, माइग्रेशन आईडी और प्रोडक्ट का वर्जन, एंटिटी फ्रेमवर्क 3.0.0, प्रोडक्ट का वर्जन डाला इसने। और ये ना दो जो चीज़ें मैंने डाली थी ना, चेंजिंग इन कैटेगरी के नाम से और रिमूवल कॉलम फ्रॉम कैटेगरी के नाम से, ये दो माइग्रेशन की फ़ाइलें इसने अपने पास से यहाँ इनकी हिस्ट्री रखी हुई है कि ये मैंने डेटाबेस पे अप्लाई कर दी हैं। अब अगर मैं यहाँ पे दो डेटाबेसेस यूज़ कर रहा हूँ तो ज़ाहिर है इस पे मैंने माइग्रेशन की कमांड चलाई है, दूसरे पे नहीं चलाई। जब दूसरे पे जाऊँगा तो वो सबसे पहले तो इसको देखेगा कि ये जो EF माइग्रेशन हिस्ट्री के नाम से टेबल पड़ा हुआ है, इसमें कौन कौन सी फाइल का रिकॉर्ड आ रहा है जो डेटाबेस पे अप्लाई हो चुकी है। तो जो जो हो चुकी होगी उसको वो दोबारा अप्लाई नहीं करेगा। और अगर यहाँ से मैं फॉर एग्जांपल इसको यहाँ से मैनुअली डिलीट कर देता हूँ ये रिकॉर्ड, तो जब मैं दोबारा माइग्रेशन हिस्ट्री का चलाऊंगा तो वो दोबारा यही काम दोबारा करने की कोशिश करेगा। तो ये काम तो ऑलरेडी हो चुका है, कॉलम पहले से मौजूद होगा और ये दोबारा कॉलम ऐड करने की कोशिश करेगा, या कॉलम पहले से रिमूव हो चुका है और ये दोबारा रिमूव करने की कोशिश करेगा तो फिर एरर आएगा। अब हम आते हैं क्राउड ऑपरेशंस की तरफ। यहाँ पे कैटेगरीज का मैंने बना लिया है, लास्ट टाइम हमने बनाया था। क्रिएट का एक मेथड बनाया। यहाँ पे देखें हमारे पास क्रिएट के दो मेथड बनेंगे।
दो किस लिए बनेंगे, एक गेट का मेथड होगा, एक पोस्ट का मेथड होगा। आपकी रिक्वेस्ट जो होती है HTTP, वो गेट रिक्वेस्ट भी हो सकती है, पोस्ट भी हो सकती है, पुट और डिलीट भी हो सकती है। नॉर्मली जो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं वो दो ही होती है, गेट होती है, पोस्ट। इसके ऊपर चूंकि कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो ये गेट वाली रिक्वेस्ट है, और अगर मैं लिखना चाहूँ तो लिख भी सकता हूँ HTTP गेट, लेकिन नहीं भी लिखा हुआ तो बाय डिफ़ॉल्ट ये गेट वाली है। दूसरी रिक्वेस्ट जो होती है वो पोस्ट वाली होती है, पब्लिक एक्शन रिजल्ट पोस्ट रिटर्न व्यू, सॉरी इसका नाम क्रिएट होगा, और इसके ऊपर मैं जो है ना एनोटेशन टैग में बताऊंगा कि HTTP पोस्ट, ये पोस्ट की रिक्वेस्ट होगी। लेकिन अभी भी ये एरर दे रहा है। अगर मैं इस पर कर्सर लेके जाता हूँ तो ये मुझे बताता है कि टाइप कैटेगरी कंट्रोलर already define a member called create with the same parameter type। कहते हैं इसी नाम का पहले भी बन चुका है, आप दोबारा बना रहे हैं, और उनकी पैरामीटर की टाइप भी एक जैसी है। तो या तो नाम अलग होने चाहिए या फिर टाइप अलग होनी चाहिए। तो फिर हम जो है इसमें सॉरी, या तो पैरामीटर की टाइप्स होने मतलब अलग होनी चाहिए, उसमें पैरामीटर होने चाहिए, इसमें नहीं होने चाहिए, या अलग अलग होने चाहिए। तो इसमें मैं पैरामीटर के तौर पे कैटेगरी का ऑब्जेक्ट लूँगा, कैटेगरी, और इसका नाम दे देता हूँ मॉडल। अब ये कैटेगरी के नीचे रेड लाइन आ रही है, आल्ट एंटर प्रेस करता हूँ या कंट्रोल डॉट प्रेस करता हूँ तो मुझे ये बताएगा कि आप यूजिंग में इविजन OSC डॉट मॉडल्स लिखें। मैं क्लिक करता हूँ वो खुद ही लिख देगा। तो ये देखिए कैटेगरी मॉडल। अब मॉडल के नीचे ना 4 डॉट्स आ रहे हैं, इनका मतलब ये है कि मॉडल आपने बनाया है लेकिन जो है ये अनयूज्ड है, ये कहीं आपने यूज़ नहीं किया। खैर इसको हम यूज़ करेंगे। अब सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पे जब गेट वाला मेथड कॉल होगा, यूज़र को एक फॉर्म डिस्प्ले होगा कैटेगरी का, वो कैटेगरी का फॉर्म फिल करके जब ओके करेगा तो फिर ये वाला मेथड कॉल होगा, क्योंकि वो पोस्ट के मेथड से आएगा। ये मेथड कॉल होगा तो कैटेगरी का जितना डाटा यूज़र एंटर किया होगा वो मुझे इस मॉडल के ऑब्जेक्ट में मिल जाएगा। इस ऑब्जेक्ट से जो ऑब्जेक्ट में हो डाटा होगा वो वैलिडेट होके आएगा जावास्क्रिप्ट की वैलिडेशन से, जेक्यूरी की वैलिडेशन से, जो लास्ट टाइम पे हमने देखी थी, कुछ स्ट्रिंग लेंथ वगैरह जो लगाई थी। लेकिन उस वैलिडेशन को बाईपास किया जा सकता है, वो वैलिडेशन क्लाइंट साइड है। क्लाइंट अगर अपना जावास्क्रिप्ट डिसेबल कर दे तो वो वैलिडेशन काम नहीं करेगी। फिर हमें यहाँ पे सर्वर पे आके जब हमें डाटा मिलेगा तो हमें दोबारा वेरीफाई करना होगा कि आया यूज़र ने जो डाटा दिया है वो प्रॉपर है या नहीं। उसके लिए सिर्फ हम एक मेथड जो है उससे हम ले लेते हैं, इफ़ मॉडल स्टेट डॉट इज़ वैलिड, ये एक प्रॉपर्टी है सॉरी। इसमें अगर ट्रू आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये सारा डाटा वैलिड आया है, और इसमें अगर फॉल्स आ रहा है तो वैलिड नहीं है। अगर फॉल्स है तो डाटा वैलिड नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, हम यही मॉडल जो है वापस भेज देंगे। ये मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, उसमें MSc जब स्टार्ट की थी कि आप जो है कंट्रोलर से एक्शन से कंट्रोलर के एक्शन से आप व्यू को कैसे डाटा पास कर सकते हैं, मुख्तलिफ तरीकाकार बताए थे, जिसमें एक मॉडल के थ्रू भी था। तो रिटर्न व्यू में हम जो भी चीज़ लिखते हैं वो आगे रेजर व्यू के ऊपर मॉडल के तौर पे हमें रिसीव होती है, जिसे हम @मॉडल लिख के उसकी टाइप डिफाइन करते हैं कि इस टाइप का डाटा आएगा। तो यहाँ पे रिटर्न व्यू में मॉडल का मतलब ये है कि जब ये यूज़र इनवैलिड फॉर्म हमें सेंड करेगा, ओके करेगा, तो फॉर्म तो सबमिट होने के बाद क्लियर हो जाता है। तो ये रिटर्न व्यू में हम मॉडल जब वापस भेजेंगे तो फॉर्म क्लियर नहीं होगा, बल्कि वही डाटा उसको वापस लिखा हुआ मिल जाएगा, और जो जो फील्ड इनवैलिड होगी उसका एरर वहाँ पे शो हो जाएगा। मिसाल के तौर पे यहाँ से मैं गो टू व्यू करता हूँ। अब एरर की भी दो टाइप्स होंगी। एक एरर जो हर एक के साथ है, जो आपने स्पैन रखा हुआ है, इसमें एरर शो हुआ करेगा, ये हर फील्ड का अपना अपना एरर होगा। और एक एरर की समरी होगी ना समरी में आप कोई भी बात लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप लिखते हैं इस वक्त डेटाबेस अवेलेबल नहीं है, आप थोड़ी देर बाद कोशिश करें। वैसे तो इस तरह का मैसेज नहीं आता, लेकिन मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। या आप कहते हैं कैटेगरी मॉडल का आपको नाम लिखते हैं, और वो नाम ऐसा लिखते हैं जो वैलिडेशन के रूल्स के मुताबिक, तो ठीक है, लेकिन आप खुद नहीं चाहते कि ऐसा नाम हो। ठीक है, जैसे आप लिखते हैं कि NA नॉट अप्लीकेबल या नॉट अवेलेबल, कैटेगरी का नाम आप ये रखें, तो आप कहते हैं नहीं ये मैं कबूल नहीं करता। तो यहाँ आप चेक कर लें, इफ़ मॉडल
जो यूज़र ने मॉडल भेजा उसमें कैटेगरी का जो नेम है वो अगर एन ए लिखा हुआ है एन ए, तो इसके अंदर आप आ जाएं। अब मॉडल स्टेट जो हमने नीचे चेक किया ना इज वैलिड, इसमें हम ना खुद से चीज़ें ऐड भी कर सकते हैं। ऐड मॉडल एरर, एरर में कह रहा है मुझे की बताएं और एक मैसेज बताएं कौन सा एरर मैसेज है। तो की का मतलब ये होता है जैसे आपका नाम है, नेम मॉडल डॉट नेम, नेम के यानी कि ये पूछना ये चाहता है कि जो आपका फॉर्म खुलेगा, बल्कि इसको अगर मैं ओपन कर लूँ एक दफ़ा फिर ये समझ सही आएगा। कैटेगरीज में क्रिएट वाला फॉर्म, तो ये देखें ये की ये है नेम, इसकी की डिस्क्रिप्शन है, इसकी कीज एक्टिव है, पेरेंट आईडी है, लोगो यूआरएल, ये कीज होती हैं। ठीक है, तो अगर मैं किसी की पे एरर ऐड करूंगा तो वो मुझे इस पे शो करेगा, इसके नीचे शो करेगा, इसके नीचे शो करेगा। और अगर की मैं ब्लैंक रख देता हूँ तो वो मुझे यहाँ पे टॉप पे इकट्ठे एरर शो करेगा, जितने एरर आप ऐड करना चाहें। तो मैं इसको फिलहाल की नहीं दे रहा, यहाँ पे ब्लैंक छोड़ रहा हूँ। और इसे मैं दे रहा हूँ कि कैटेगरी नेम मस्ट नॉट इक्वल टू एन ए, ये एक एरर ऐड कर दिया। अब एक और ऐड करता हूँ मॉडल स्टेट डॉट ऐड मॉडल एरर, उसमें इज एक्टिव पे ऐड कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कैटेगरी मस्ट बी एक्टिव। अब रन करें, ये मैंने दो चीज़ें लिखी हैं, एक ये कि एक्टिव वाला और दूसरा एक जनरल सा एरर लिखा। मैंने क्रिएट का बटन प्रेस किया, इसने कहा कि मुझे जो है पहले आप नाम बताएं प्लीज़। मैंने कहा नाम ये है, बल्कि नाम मैं एन लिखता हूँ ना जिस पे उसको प्रॉब्लम आएगा। इस पे मैंने लिखा हुआ कि अगर एन आ रहा हो तो। अब मैं कहता हूँ क्रिएट। अब देखें कि कैटेगरी नेम मस्ट नॉट इक्वल टू एन ए, ये हमें सर्वर साइड से एरर रिसीव हुआ। और नीचे जो है इज एक्टिव के साथ मेरे ख्याल में शायद हमने यहाँ रखा हुआ नहीं है, वरना इज एक्टिव का भी हमें नज़र आ रहा होता। इसके व्यू पे जाते हैं क्रिएट पे और इज एक्टिव को चेक करते हैं। इज एक्टिव कहाँ पे है? हाँ ये इज एक्टिव है। देखें इसके साथ हमने एरर मैसेज यहाँ पे नहीं रखा हुआ। स्पैन ASP वैलिडेशन फॉर इज एक्टिव। ठीक है, क्लास दे दें इसकी टेक्स्ट डेंजर ताकि रेड कलर में शो। अब दोबारा आप इसी को रीसबमिट करें या इधर से क्रिएट का बटन फिर प्रेस करें। अब ये देखिए कैटेगरी मस्ट बी एक्टिव। तो जब आप की देंगे तो वो एरर उस फील्ड के साथ शो हो रहा होगा, की नहीं देंगे तो ये टॉप पे समरी के तौर पे शो हो रहा होगा। तो टॉप पे जो समरी है ये देखें, ये नॉट के बाद एन नीचे दूसरी लाइन में आ गया है। उसकी वजह यह है कि ये कॉल MD4 के अंदर बनी हुई है ना, तो आप इसको बढ़ा दें तो फिर कोई इशू नहीं आएगा, लेकिन आपने रखना है इसको फॉर्म के अंदर ही है। तो इसका एक तरीका ये भी हो सकता है कि फॉर्म को मैं निकाल के यहाँ रो से भी बाहर ले जाऊँ यहाँ पे, और जब रो बंद करूँ तो फॉर्म यहाँ इसके बाद यहाँ पे क्लोज करने के बजाय फॉर्म को यहाँ नीचे क्लोज करूँ। ठीक हो गया, फॉर्म ऊपर चला गया। अब पहले यहाँ से फॉर्म शुरू होता कॉल MD4 के अंदर और MD4 के अंदर ही बंद हो रहा था। अब मैं दो स्टेप ऊपर ले गया, MD4 से भी बाहर ले गया, रो से भी बाहर ले गया। और मेरे पास ये जो वैलिडेशन समरी है ये कॉल MD4 के अंदर पड़ी हुई है। अब मैं MD4 के अंदर रखने के बजाय रो के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे कॉल MD12 बना लेता हूँ एक, और इसके अंदर समरी रख देता हूँ। अब ठीक है, अब मैं इसी को अगर दोबारा सबमिट करता हूँ क्रिएट, ये सर्वर साइड पे जाएगा, वापस आएगा तो ये देखें अब ये प्रॉपर है, यहाँ से लेके यहाँ एंड तक इसने एरिया ले लिया है। तो अपना एरर मैसेज यहाँ पे पूरी विड्थ में शो कर सकेगा। अब मैं इन दोनों को कमेंट कर देता हूँ कि मैंने एरर ऐड नहीं करने, बल्कि मैंने चेक करना है कि वाकई एरर आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब अगर एरर नहीं आ रहा, मॉडल वैलिड है, तो मैंने इस चीज़ को डाटाबेस में सेव करना है। कोड का पहला ऑपरेशन डेटाबेस में आपने इंसर्ट करना है, दूसरा ऑपरेशन जो चीज़ें इंसर्ट हो चुकी हैं उनको वापस दिखाना है, तीसरा ऑपरेशन उनको एडिट और डिलीट करना है, तीसरा और चौथा। ये चार मेन ऑपरेशन होते हैं किसी भी डेटाबेस पे। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे यहाँ पे जो डेटाबेस के साथ कोई भी काम करना है, रिकॉर्ड डेटाबेस में डालना है या उससे वापस लेना है,
तो उसके लिए मुझे एफ डी बी कॉन्टेक्स्ट जो मैंने क्लास बनाई है उसका ऑब्जेक्ट चाहिए। ये मेरे पास है, इसको आप डी बी कॉन्टेक्स्ट की क्लास से इनहेरिट किया हुआ आपने। तो जब भी आप इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, आप यूँ समझिए आपने डेटाबेस का एक ऑब्जेक्ट बना लिया। फिर इनके अंदर ये सारे जितने भी हैं ये टेबल्स हैं, डेटाबेस में ये सारे टेबल्स हैं। आप किसी भी इसके ऑब्जेक्ट के साथ आप कैटेगरीज को एक्सेस करेंगे तो आप डेटाबेस की कैटेगरीज को एक्सेस कर रहे होंगे। और कैटेगरीज में कुछ चीज़ ऐड करेंगे वो डेटाबेस के टेबल में ऐड हो जाएगी, रिमूव करेंगे तो डेटाबेस के टेबल से रिमूव भी हो जाएगी। कैसे? मैंने बताया था कि आपने यूजिंग में लिखना है var db इज इक्वल टू न्यू ऐप db कॉन्टेक्स्ट, ऐसे बना लिया। तो आप यहाँ पे var भी लिख सकते हैं और इसकी एग्जैक्ट टाइप भी डिफाइन कर सकते हैं, दोनों तरह से ठीक है। ठीक है, अगर ये यहाँ पे रिजॉल्व का कहे तो आपने रिजॉल्व कर लेना। फॉर एग्जाम्पल आपने कैटेगरी अगर ऐड नहीं की होती इसमें तो ये आपसे मॉडल वाली लाइन ना पूछता ऐसे। तो फिर जब आप यहाँ पे होते ऐप db कॉन्टेक्स्ट आप ऑल्ट एंटर प्रेस करते तो ये यूजिंग कहता तो खुद ब खुद ठीक हो जाता। अब मेरे पास है db डॉट कैटेगरीज, उसमें मैं एक कैटेगरी ऐड करना चाहता हूँ। कौन सी कैटेगरी? ऊपर जो मॉडल के नाम से आ रही है वो वाली कैटेगरी ऐड कर दी। db डॉट सेव चेंजेस, डाटाबेस में सेव कर दें, बस ये चीज़ डाटाबेस में सेव हो गई। सेव होने के बाद हमने उस पेज पे जाना जहाँ पे सारी कैटेगरीज दिखा रहे हैं, ताकि यूज़र को पता चले कि हाँ मेरी ये कैटेगरी डाटाबेस में इंसर्ट हो गई है। क्योंकि यहीं पे अगर हम छोड़ दें तो वो फिर मॉडल जो है यूज़र को फिर वापस भेज देगा, उसको सारा फॉर्म फिल नज़र आ रहा होगा और हर चीज़ उसी तरह मौजूद होगी, उसको पता ही नहीं चलेगा कि ये चीज़ डाटाबेस में इंसर्ट हो चुकी है या नहीं। करने के बाद अब एक एक्शन से हमने दूसरे एक्शन की तरफ जाना है। क्रिएट के बजाय हमने इंडेक्स पे जाना है और इंडेक्स पे हमने तमाम कैटेगरीज की लिस्ट रखी होगी जो यूज़र को नज़र आ रही होगी। उसमें जो उसने नई कैटेगरी इंसर्ट की है वो भी उसको फिर नज़र आ जाएगी। तो दूसरे एक्शन पे जाने के लिए जैसे हम रिटर्न व्यू करते हैं ना, ऐसे ही हमारे पास रिटर्न रीडायरेक्ट का ऑप्शन होता है। रीडायरेक्ट पे जाते हैं तो ये कहता है मुझे यूआरएल बताएं। यूआरएल में हम कहते हैं स्लैश कैटेगरीज स्लैश इंडेक्स यहाँ पे, और इंडेक्स आप नहीं भी बताते तो कोई इशू नहीं होता, ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन ये तो स्ट्रिंग बेस है ना, आप कंट्रोलर और एक्शन का नाम लिख के बताना चाहें तो फिर हम लिखते हैं रिटर्न रीडायरेक्ट टू एक्शन, रीडायरेक्ट टू एक्शन। और यहाँ पे कहता है एक्शन का नाम बताएं। एक्शन मेरे पास है इंडेक्स। अगर हम कंट्रोलर का नाम यहाँ पे नहीं बताता तो बाय डिफ़ॉल्ट वो करंट कंट्रोलर का नेम ही इसको पास कर देगा। और अगर मैं कंट्रोलर का नाम बताता हूँ कि मैं कैटेगरीज के इंडेक्स पे नहीं जाना चाहता, प्रोडक्ट के इंडेक्स पे जाना चाहता हूँ, तो जब भी कोई कैटेगरी क्रिएट हो उसके बाद मैं प्रोडक्ट के इंडेक्स पे जाना है मैंने, तो यहाँ पे फिर मैं दूसरे पैरामीटर में यहाँ पे मैं प्रोडक्ट्स लिख दूंगा तो प्रोडक्ट्स वाले पे जाएगा, कैटेगरीज लिखूंगा कैटेगरीज वाले पे जाएगा। और कुछ भी नहीं लिखूंगा तो करंट कंट्रोलर का जो नेम है मतलब कैटेगरीज की कैटेगरीज वाले पे चला जाएगा। कंट्रोल F5 प्रेस करें। ये आपके पास फॉर्म है। कैटेगरी में सबसे पहले मैं नोकिया की कैटेगरी बनाता हूँ, सम डिस्क्रिप्शन लिखता हूँ और कैटेगरी एक्टिव है या नहीं मैं कहता हूँ हाँ एक्टिव है। लोगो यूआरएल फिलहाल तो मैं बटन मैंने लगाना है बाद में, तो यहाँ मैं नोकिया का इमेज उठा लेता हूँ, नोकिया लोगो, और लोगो की जो यूआरएल है वो वैसे ही पेस्ट कर देता हूँ इसमें। लेकिन बाद में मैं लोगो अपलोड करने का ऑप्शन दूंगा। इसको कॉपी इमेज यूआरएल इमेज लोकेशन कर लें, कॉपी इमेज लोकेशन, और वो लोकेशन यहाँ पे पेस्ट कर दें, क्रिएट कर दें। अब देखें कहता है कि इनवैलिड एक्सेप्शन। आप ऊपर देखें अगर यूआरएल में तो ये कैटेगरीज के इंडेक्स पे पहुंच चुका है, मतलब इसने डेटाबेस में रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिया है और इंडेक्स के पेज पे वापस भी आ गया। लेकिन इंडेक्स का पेज हमने बनाया हुआ नहीं है अभी, इस वजह से वो कह रहा है कि इंडेक्स वाज नॉट फाउंड, द व्यू इंडेक्स वाज नॉट फाउंड। चेक कर लेते हैं इसने कहाँ पे चेक किया, व्यूज़ में, कैटेगरीज में, इंडेक्स पे भी चेक किया और शेयर्ड में भी चेक किया कि आपने कहीं शेयर्ड में तो नहीं रखा होगा। तो यहाँ पे अगर हम जाए तो इंडेक्स का बना हुआ तो है लेकिन हमारे पास इंडेक्स का व्यू नहीं बना हुआ। पहले तो यहाँ पे हम इंडेक्स में जितनी भी कैटेगरीज है ना उनको उठाएंगे, डाटाबेस में जो मौजूद हैं, डाटाबेस में जो इंसर्ट हो चुकी हैं वो सारी कैटेगरीज उठाएंगे। उसके लिए फिर हम यहाँ पे डाटाबेस का कनेक्शन ओपन करेंगे, db is equal to new app db context var categories is equal to db dot categories dot to list। ये ऐसे ही है जैसे आप लिखते हैं select static from categories। जब आपको वापस मिलता है तो आप कन्वर्ट भी कर रहे होते हैं डेट टाइम्स को
इंटीजर वैल्यूज़ को, आपको ज़्यादा डाटा सारा वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में मिल रहा तो स्ट्रिंग से आप खुद कन्वर्ट करते हैं। लेकिन इसमें आप सिर्फ लिखेंगे डी बी डॉट कैटेगरीज डॉट टू लिस्ट, सारी लिस्ट बन के आपको कैटेगरीज के ऑब्जेक्ट में मिल जाएगी। और यहाँ पे आप करेंगे रिटर्न व्यू को ये कैटेगरीज की लिस्ट आप पास कर देंगे, क्योंकि हमने इंडेक्स पे जो है कैटेगरीज की लिस्ट दिखानी है। अब ये नीचे जो रिटर्न व्यू लिखा है इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं व्यू ऐड करता हूँ, एक ऐड में कह रहा है कि टेम्पलेट, जैसे हमने क्रिएट वाली टेम्पलेट बनाई थी तो हमें फॉर्म मिला था जिसके थ्रू हमने कैटेगरी का डाटा इंसर्ट किया था। अब हमें लिस्ट रिक्वायर्ड है, जितनी भी कैटेगरीज इंसर्ट हो चुकी हैं उनकी। तो यहाँ पे ऊपर मैंने लिस्ट बताई, यहाँ मैंने बताया कैटेगरी मॉडल है। डाटा कॉन्टेक्स्ट क्लास, ये आप तब बताते हैं कि जब आपकी अगर वो डीबी जो आपकी एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट है, इसमें आपने डीबी सेट रखे हुए थे कि डीबी सेट ऑफ प्रोडक्ट्स, डीबी सेट ऑफ कैटेगरीज, डीबी सेट ऑफ ऑर्डर। तो अगर आपने वहाँ पे ऐड नहीं किया हुआ ना, तो आप यहाँ पे ये बता देते हैं कि ये ऐप डीबी कॉन्टेक्स्ट होगा। तो ये उसमें वो डीबी सेट की जो लाइन आपने लिखी है ना, वो भी ये खुद लिख देगा अगर मौजूद ना हुई तो। और अगर आप ये सिलेक्ट नहीं करते तो भी ठीक है। हाँ, अगर आपने डीबी सेट ऐड नहीं किया हो तो फिर इसको सिलेक्ट कर लें, ठीक है। और अगर ऐड किया हुआ फिर भी सिलेक्ट कर लेते हैं तो उसको इग्नोर कर लेगा, इशू नहीं है, ठीक है। इसको ऐड करें। ये टेबल की फॉर्मेट में आपको इसका व्यू बना देगा। ये देखिए, इसने एक टेबल बनाया टी हेड में, इसने ऊपर हेड बनाया कि मॉडल डिस्क्रिप्शन इज एक्टिव, लोगो यूआरएल और पेरेंट आईडी वगैरह। और यहाँ पे उसकी बाकी डिटेल शो कराई। अभी मैं इसको रिफ़्रेश करके देख लेता हूँ कि मुझे आउटपुट क्या मिली है, फिर उसको जो चेंज करना है, मॉडिफाई करना है, उसको देख लेते हैं। अच्छा, वो रन नहीं हो रहा, कंट्रोल F5 प्रेस किया। अब पेज को रिफ़्रेश किया, आप देखें कि आपके पास ये नेम, डिस्क्रिप्शन इज एक्टिव, लोगो यूआरएल, पेरेंट आईडी और बाकी चीज़ें आ गई हैं। तो आपका रिकॉर्ड डेटाबेस में इंसर्ट हो चुका है। अब डेटाबेस से वेरीफाई करते हैं। ये हमारे पास डेटाबेस है, इसमें ये कैटेगरीज का टेबल है। इस पर राइट क्लिक किया, सिलेक्ट टॉप 1000 रोज किया, कि मतलब अगर ज़्यादा है तो 1000 आ जाए, बाकी कम हुई तो जितनी होगी वो उतनी आएगी। ये देखिए, नोकिया का एक रिकॉर्ड यहाँ पे डल चुका है। अब हम आते हैं कि हम इसमें ना, यहाँ पे इस सिंटैक्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। यहाँ पे हमने जो भी दिखाना होता है ना, डिस्प्ले नेम फॉर, वैसे तो नेक्स्ट में पढ़ना, चलो मैं थोड़ा सा इसका बता देता हूँ। ये आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, नेम, तो वो वाला यूज़ करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, इसमें अब जब आप कस्टम नेमिंग की तरफ जाते हैं कि डिस्क्रिप्शन की जगह पे क्या आना चाहिए, तो हर जगह पे डिस्क्रिप्शन, जैसे एक क्रिएट का फॉर्म बना उसमें भी उसने हमसे डिस्क्रिप्शन मांगी। जैसे यहाँ पे मैं कहता हूँ क्रिएट न्यू, इसने उसके साथ लिंक भी कर दिया न्यू वाले को जो हमने क्रिएट वाला बनाया था, लेकिन वो आपने क्रिएट के नाम से ही बनाया तो फिर लिंक होगा। इसमें देखिए, ये यहाँ पे नेम लिखा हुआ है, यहाँ पे नेम आना चाहिए या कैटेगरी नेम आना चाहिए या कुछ और लिखा हुआ आना चाहिए। डिस्क्रिप्शन है तो सिंपल DESC लिखा हुआ आना चाहिए या पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ आना चाहिए। इस चीज़ के लिए आप अनोटेशन टैग यूज़ करते हैं डिस्प्ले का, वो हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। फिलहाल जो है मैं यहाँ पे आता हूँ। मुझे यहाँ पे लोगो यूआरएल को डिस्प्ले फॉर लोगो यूआरएल मैंने ये यूज़ नहीं करना। ये यहाँ पे ना उसकी वैल्यू शो कर रहा है, मैंने यहाँ पे लोगो शो करनी है। तो इमेज शो करने के लिए आपके पास कमांड होती है IMG, और IMG में आप सोर्स देते हैं। सोर्स इज इक्वल टू, आपके पास देखें ऊपर एटम में मॉडल आ रहा है, बार फॉर ईच का लूप लगा हुआ है। मॉडल के ऊपर कर्सर लेके जाएं तो आई न्यूमेरेबल ऑफ कैटेगरी, मतलब आप समझ लें लिस्ट ऑफ कैटेगरी, ये आ रहा है। उस लिस्ट से एक एक एटम निकल रहा है बाहर। तो ये एटम आप यहाँ पे लिखेंगे @एटम, जो एटम वहाँ से आ रहा है @एटम डॉट लोगो यूआरएल, ठीक है। यहाँ पे लोगो यूआरएल आ जाएगी, सेव कर दें। हाँ, इसको बूटस्ट्रैप की क्लास भी लगा दें, इमेज सर्कल की क्लास, राउंडेड की क्लास लगा दें, राउंडेड। और रिस्पॉन्सिव भी था शायद मेरे ख्याल में। बूटस्ट्रैप 4 में क्लासेस चेंज हो गई हैं तो अभी जहन में नहीं रहती। IMG डैश रिस्पॉन्सिव तो नहीं, तो बस ठीक है, राउंडेड लगा देते, देखते क्या आउटपुट आती है। और ये आगे क्लोज भी करना था।
अब देखिए इसमें बैक टू लिस्ट का भी लगा हुआ, लिंक बैक टू लिस्ट जाऊंगा तो जितनी लिस्ट पहले से बन चुकी है जो रिकॉर्ड डेटाबेस में जा चुके हैं उनकी लिस्ट यहाँ से आएगी। लिस्ट के ऊपर जाऊंगा तो क्रिएट का ऑप्शन यहाँ पे आएगा। अब देखें कि ये लोगो काफ़ी बड़ा आ रहा है, मुझे यहाँ पे छोटा चाहिए। तो मैं एक तो नॉर्मल स्क्रीन कर लेता हूँ, मेरी इस वक्त नॉर्मल स्क्रीन ये है। इस पर मैं राइट क्लिक करता हूँ, इंस्पेक्ट करता हूँ, इसको स्पेसिफिक एक हाइट दे देता हूँ। मैं कहता हूँ हाइट जो है इसकी 100 px होनी चाहिए। 100 दूंगा, अगर 100 भी ज़्यादा है तो मैं इसको कम करता जाऊँगा। यहाँ पे देखूंगा ठीक है, 50 भी ठीक है, बस ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको यहीं पे भी दे सकता हूँ, और मैं CSS में जाके कस्टम डॉट सी एस एस के नाम से एक बना लेता हूँ। और दो तरह की CSS कस्टम हो जाएंगी कि क्लाइंट साइड अगर हम थीम यूज़ करेंगे तो उसकी अपनी, उसको कस्टमाइज करने के लिए अपनी CSS होगी। और ये एडमिन पैनल की है, इसमें हम CSS अलग रखते हैं। तो मैं थीम्स के अंदर जाके ना, सॉरी, थीम्स के अंदर जाके जो थीम का नाम है उसके अंदर जाऊंगा। इसमें एसेट्स के अंदर चला जाता हूँ, ये CSS का फोल्डर है। जहाँ भी CSS का फोल्डर बना हुआ है ना, वहाँ पे मैं एक नई CSS फाइल ऐड कर देता हूँ। न्यू आइटम, ये स्टाइल शीट, ये, और इसका नाम रख देता हूँ कस्टम। ये पहले जो उसने लिखा वो ख़त्म कर देता हूँ। कस्टम में मैं लिखता हूँ कि जिसको भी क्लास थंबनेल की क्लास लगी हुई है ना, थंबनेल, और थंबनेल डैश 50, ठीक है। थंबनेल डैश 100 भी बना लूँगा, कोई बड़ा थंबनेल दिखाना है तो इसकी विड्थ जो है वो, या इसकी हाइट जो है वो मैं 50 पिक्सल रखूँगा। थंबनेल 50 की क्लास जहाँ भी लगी है उसकी हाइट 50। अब मेरे पास क्लोज कर लें, यहाँ पे राउंडेड है, इसको साथ में थंबनेल 50 की क्लास लगा देता हूँ। लेकिन ये अभी हमने ये CSS मेन लेआउट पे ऐड नहीं की, तो ये हमें CSS शो भी नहीं हो रही होगी। व्यूज़ पे जाते हैं और शेयर्ड में एडमिन लेआउट पे जाते हैं, जहाँ पे पहली CSS भी इंक्लूडेड है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं अपनी CSS भी कस्टम वाली यहाँ पे रख देता हूँ। इसको यहाँ पे रखा कस्टम डॉट CSS को, सेव किया और इसको रिफ्रेश किया। देखिए रिफ्रेश हो गया, और देखिए लोगो जिस तरह मुझे रिक्वायर्ड था उसी तरह आ रहा है। अब आप कहते हैं कि लोगो छोटा है, इसके ऊपर कर्सर लेके जाएं तो ये बड़ा होके नज़र आना चाहिए। तो ये CSS3 है सारी, हम एंड एंड पे ये सारे एडवांस टॉपिक जो है CSS3 और ये सारी चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। एक चीज़ मैं आपको चला बता देता हूँ जो अभी मैंने आपको कही है, कि आप थंबनेल पे जाते हैं तो थंबनेल बड़ा आना चाहिए। थंबनेल 50 कॉलन हावर, जब इस पे आप हावर होते हैं तो इसकी हाइट 150 पिक्सल हो जानी चाहिए। तो हाइट बढ़ेगी तो उसकी विड्थ भी बढ़ेगी। ठीक है, कर्सर लेके, लेकिन ये देखिए सारा टेबल हिल जाता है। मैं कहता हूँ टेबल हिलना नहीं चाहिए, टेबल अपनी जगह पे मौजूद रहना चाहिए, और ये इमेज जो है वो बड़ा होना चाहिए। तो फिर हम हाइट यूज़ नहीं करेंगे, फिर हमारे पास ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ट्रांसफॉर्म, स्केल, स्केल में आप बताते हैं कि हाइट कितनी बढ़ानी है, विड्थ कितनी बढ़ानी है। 2,2 का मतलब है कि हाइट अगर 50 है तो 100 कर दें, और विड्थ अगर 100 है तो 200 कर दें। मतलब ये आप उसको समझ लें कि 200% दिखा देगा। और 3 लगा देंगे तो 300% कर लेगा। ये देखें, कर्सर लेके जाएं, ये 2 कम है, मैं इसको 3 कर देता हूँ। अब देखें कर्सर ऊपर लेके जाएं, ये। अब अगर आप कहें कि नहीं मैं कर्सर इमेज पे लेके जाऊं तो नहीं, बल्कि मैं इस रो पे जो ही लेके जाऊं ना तो ये बड़ा नजर आए, रो से हटो तो छोटा नजर आए। तो ये CSS सेलेक्टर्स हैं सारे। अगर आप इस तरह लिखा हुआ है तो इस तरह लिखने के बजाय आप इसको बताएं कि आप TR पे जब हावर करें तो उसके अंदर जो थंबनेल 50 है उसका स्केल 3,3 हो जाए। रिफ्रेश करें, अब देखें जो ही मैं रो पे आता हूँ इमेज बड़ा हो जाता है, रो से वापस गया इमेज छोटा हो गया। अब ये कहते हैं एकदम बड़ा होता है, ऐसे जूम होके बड़ा होना चाहिए, यानी कि अपना एनिमेट होके बड़ा होना चाहिए।
तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए जो आपने यहाँ पे क्लास लगाई हुई है ना, यहाँ पे आपको एक प्रॉपर्टी लिखनी होगी, ट्रांजिशन। ट्रांजिशन आल, यानी तमाम किस्म की ट्रांजिशन 1s 1 सेकंड में परफॉर्म होनी चाहिए, यानी कि जब इसकी स्केल में बढ़ाऊंगा ना तो 1 सेकंड लगे स्केल बढ़ने में, और इस तरह कर्सर अगर वापस ले जाता हूँ तो 1 सेकंड लगे इसको वापस जाने में। तो ये आपने हावर वाले में नहीं लिखना, क्योंकि हावर करेंगे तब नहीं, बल्कि नॉर्मल कंडीशन में इसके अंदर आप ऐड कर देंगे कि जब इसमें साइज की चेंजिंग आनी है तो उसमें 1 सेकंड लगे। रिफ्रेश करें, अब देखें कर्सर ऊपर लेके आए, ये इमेज बड़ा हो गया, कर्सर वापस लेके जाए छोटा हो गया। तो ये देखिए ये इमेज को हमने यहाँ से सिलेक्ट किया हुआ ना इंस्पेक्ट करके, अगर यहाँ पे हम सिर्फ इमेज को सिलेक्ट करते हैं ना, और यहाँ पे हम खुद से देते हैं कि इसकी विड्थ जो है वो 300 या 500 पिक्सल हो जाए, ठीक है, हाइट है 200 पिक्सल हो जाए, ये देखें वो जूम करके कह रहा है, ठीक है। अब मैंने विड्थ ख़त्म की, ये चूँकि उसमें CSS की प्रॉपर्टी में हमने हाइट लगाई थी, हाइट जो ही ख़त्म करते हैं देखें ये जूम और ये zoom। तो वो टेबल इस वजह से हिल रहा है कि हमने हाइट को नहीं करना, बल्कि हमने ट्रांसफॉर्म करना है। तो माउस हावर करने पे हम ट्रांसफॉर्म में इसकी स्केल बढ़ा रहे हैं, और इसके साथ और भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, अभी एक बता देता हूँ मैं। और ट्रांसफॉर्म है, इसके बाद हमारे पास ना रोटेट होता है, रोटेट और 360। मैं कहता हूँ ना ये फुल एक दफ़ा सर्कल में घूम भी जाए 360 डिग्री। अब देखिए कर्सर लेके आए, एक दफ़ा फुल घूमेगा और वापस आ गया, ये देखिए। तो ये एनिमेशन वगैरह भी हम सीखेंगे, लेकिन ये हम एंड पे जाके सीखेंगे। आज वैसे एक चीज़ सामने आई तो मैंने बता दिया। आज के लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने डेटाबेस में रिकॉर्ड इंसर्ट कैसे करना है और वापस कैसे लाना है। अब हमने इसको एडिट और डिलीट करना है। एडिट और डिलीट बिल्कुल सिंपल है, कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करते हैं। अल्लाह हाफिज़।